सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा ओवरलोडिंग मेथड्स। सो कल तक अपन ने कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर लिए थे और मतलब ओवरलोडिंग मेजर पार्ट रहेगा। नाउ ओवरलोडिंग क्या होता है ना। सो ओवरलोडिंग इज पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो तो पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर ओवरलोडिंग पार्ट आता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जो पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड है उसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यदि अपन इंग्लिश में देखें बेसिकली। सो मैनी फॉर्म्स में भी स्पेसिफिकली पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है नॉर्मल लाइफ से ही। सो नॉर्मली क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है रियल लाइफ में वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्म शो करता है। जैसे कि मान लो हम खुद ही लोग हैं, ठीक है। सो कहीं पे आप स्टूडेंट होते हो, कहीं पे आपका नाम कुछ अलग होता है सेम, कहीं पे आप डिफरेंटली बिहेव करते हो, है ना। मतलब किसी के लिए आप सन या डॉटर हो, किसी के लिए आप स्टूडेंट हो, किसी के लिए आप फ्रेंड हो, ठीक है, किसी के लिए ब्रदर सिस्टर हो। सेम तरीके से एक सिंगल ह्यूमन बीइंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट करता है, उसी अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट या फिर एक जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट किया गया है, ठीक है। अब ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है, जो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रैक्टिकल एग्जांपल है ओवरलोडिंग, वो कैसे होती है। सो अपन क्या कर सकते हैं, दो या उससे ज्यादा मेथड सेम नेम से बना सकते हैं क्लास के अंदर, बस उनका पैरामीटर डिक्लेरेशन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। द मेथड जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसको ओवरलोडेड मेथड बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से अपन अंडरस्टैंड करना चाहें तो क्या है, जैसे मान लो क्लास कैट के अंदर दो फंक्शन बना दिए साउंड साउंड नाम के, ठीक है। ये दोनों अलग अलग मेथड की तरह ट्रीट होंगे बट ये ओवरलोडिंग कहलाएगी, है ना। क्यों? ये दोनों मेथड के नेम सेम है, बस क्या डिफरेंट है, पैरामीटर डिफरेंट है। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसमें पैरामीटर है। सो मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ता है, नेम सेम रखना होता है फंक्शन का, राइट। सो अब इसके अंदर जैसे मान लो सेम मेथड ओवरलोडिंग इन जावा क्या होता है, जो क्लास होती है इसमें तीन मान लो फंक्शन है ना मेथड नाम के। उसके अंदर एक के अंदर एक ही पैरामीटर है, एक के अंदर दो पैरामीटर है, एक के अंदर तीन पैरामीटर है। तो इस तरीके से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं और एक ही नेम को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं ना। सो बेनिफिट क्या है मेथड ओवरलोडिंग के, जिसकी वजह से ये यूज में आता है ज्यादा। फर्स्ट, रीडेबिलिटी एंड एक्सप्रेसिवनेस बढ़ती है। रीडेबिलिटी क्यों? क्योंकि मान लो आप एक ही चीज से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमें बार बार एक नए फंक्शंस डिजाइन नहीं करना पड़ता और सेम नेम के फंक्शंस को या सेम नेम से हम कॉलिंग कर सकते हैं उसको। जब आप फ्यूचर में एपीआईज वगैरह डेवलप करोगे तो एपीआईज की डिजाइन बेटर होगी और अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी मेथड ने अननेसेसरी मेथड्स को नहीं करते, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका फिर से एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का दो, ये है विदाउट मेथड ओवरलोडिंग। मान लो हमको ये चाहिए था कि एक बार हमें दो नंबर का एडिशन करना था, एक बार हमें तीन नंबर का एडिशन करना था, एक बार हमें चार नंबर का एडिशन करना था। तो इसने क्या किया, तीन फंक्शन बनाए, ऐड टू, ऐड थ्री, ऐड फोर, राइट। तो तीन अलग अलग फंक्शन बनाए, तीन अलग अलग फंक्शन याद भी रखने पड़ेंगे और बाद में उनको कॉल भी अलग अलग नाम से करना पड़ेगा। बट मेथड ओवरलोडिंग की हेल्प से क्या हो सकता है, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट हो गए, नाम सेम हो गए, तीनों फंक्शन के नाम है ऐड, इसमें दो पैरामीटर है, इसमें तीन पैरामीटर है, इसमें चार पैरामीटर है। तो इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज करके हम प्रोग्रामिंग को बहुत सिंपल बना सकते हैं कि इसमें हमें मेथड का नाम याद नहीं रखना पड़ता और हमें जिस सिर्फ पैरामीटर चेंज करने होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एकदम अलग मेथड की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। जब भी वो कॉल होगा वो ऑटोमेटिक वही वाला कॉल होगा जितने पैरामीटर उसमें पास होंगे। अब रूल्स क्या होते हैं मेथड ओवरलोडिंग के। फर्स्ट रूल, द मेथड ओवरलोडिंग मस्ट चेंज द आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट सेम नहीं हो सकती है ना, मतलब कि दो इंटीजर हैं, दो ही इंटीजर हैं, दो ही इंटीजर है, इस सिचुएशन में वो एरर दे देगा, राइट। सेम मतलब आर्गुमेंट लिस्ट में भी नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, मतलब दो तीन चार डेटा टाइप चेंज हो सकते हैं कि एक इंटीजर एक कैरेक्टर हो, फिर एक कैरेक्टर और एक इंटीजर हो, और तीसरा सीक्वेंस।
ठीक है, कि सीक्वेंस भी उनका चेंज हो सकता है, कि इसमें मान लो दो ही पैरामीटर हैं, इसमें इंटीजर पहले है कैरेक्टर बाद में है, और उस वाले में इंटीजर बाद में होगा कैरेक्टर पहले होगा, तो हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। थर्ड, सेकंड, ओवरलोडेड मेथड कैन चेंज द रिटर्न टाइप। इनके रिटर्न टाइप चेंज हो सकते हैं, इंट, वॉइड और कैर, जो भी आप यूज करना चाहो। द ओवरलोडेड मेथड कैन चेंज द एक्सेस मॉडिफायर, जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रहेगा, जो भी इनहेरिटेंस के बाद में आपको आएगा, उनको भी अपन चेंज कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी है वो क्या चीज़ है, पैरामीटर चेंज होने चाहिए, उनका नंबर, उनका डेटा टाइप, उनका सीक्वेंस, ये तीन चीज़ें पैरामीटर की चेंज होनी होनी चाहिए, तभी वो मेथड ओवरलोडेड होता है। अब इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। सो हमने क्लास बनाई हुई, कैलकुलेटर बनाते हैं, एडिशन का ही बना के देखते हैं सबसे पहले। क्लास डेमो सी, और यहाँ अपन क्लास बनाते हैं पब्लिक अपनी वाली, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करेंगे। पब्लिक वॉइड मेन, पब्लिक क्लास डेमो मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो जैसे हमने क्लास बनाई है, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे कि हम चार फंक्शन बनाते हैं ना, मतलब दो या तीन फंक्शन बनाते हैं एडिशन का ही। सो इंट बनाते हैं, इंट ऐड, सो ये दो इंटीजर को ऐड करेगा, इंट ए, इंट बी, रिटर्न ए प्लस बी। अब हम फिर से वही बना सकते हैं, इंट ठीक है। सो हमने तीन फंक्शन बना दिए डेमो सी क्लास के अंदर, और उन तीनों का काम है रिटर्न करना वैल्यूज को। अब हम सीधा उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करके देख लेते हैं। सो टू पैरामीटर्स का एग्जांपल है। अब इसमें हम कैसे कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट हम डेमो सी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डेमो सी C1 इज इक्वल टू न्यू डेमो सी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, चाहे तो कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है, तो C1 को इसी के अंदर डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, ऐड, और दो पैरामीटर पास करते हैं, राइट। अब इसको सिस्टम का पूरा कर लेते हैं। अब हम तीनों पैरामीटर और इन सबका अलग अलग कॉल करते हैं, 10 20 30 30 एंड 40। सो अब अपन डेमो मेन को कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया प्रोग्राम डेमो मेन।
रन करते हैं प्रोग्राम। सो 2 पैरामीटर्स के साथ 30 आ गया, देन 3 पैरामीटर्स के साथ 60 आ गया, 4 पैरामीटर के साथ 100 आ गया। हमने तीनों टाइम पे c1 डॉट एड ही कॉल किया, बट हमने पैरामीटर्स अलग अलग कर दिए। तो उस सिचुएशन में अलग अलग पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही इसने देखा कि दो इंटीजर और दो इंटीजर, चाहे वो आगे पीछे हो, दो इंटीजर ही है कंटिन्यूसली, है ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। जैसे ही उसने देखा कि तीन इंटीजर है, तो कॉल कैसे होती है ओवरलोडिंग की, जब हम लोग पैरामीटर्स चेक करते हैं कि कौन सा पैरामीटर कॉल हो रहा है। तो जैसे ऐड के अंदर इफ दो वाले या तीन वाला कॉल हो रहा है, तो जो तीन पैरामीटर वाला फंक्शन है उसको कॉल करेगा। जब इसमें चार पैरामीटर है तो चार वाला करेगा। इफ हम कोई ऐसी चीज कर देते हैं जो है ही नहीं, मान लो हम फ्लोटिंग वैल्यू दे देते हैं 10.20, 20.30, तो इसमें ये फंक्शन ही नहीं होगा, है ना, फंक्शन के लिए मना ही कर देगा, एरर आ जाएगा। तो इसने क्या अंडरस्टैंड किया कि यार इसने दो पैरामीटर तो दिए हैं, और दो पैरामीटर का सिर्फ एक ही फंक्शन है जो इंटीजर टाइप का है, बट ये फ्लोट टाइप की वैल्यूज पास कर रहा है। तो उस सिचुएशन में उसको इशू आ जाएगा। सेम इफ अपन इसी को फ्लोट या डबल एड डबल ए डबल बी को ही हम बना दें यहाँ पर, और सेम उसी तरीके से रिटर्न कर दें डबल को ही, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो इनको डबल देखेगा और ये वाला फंक्शन कॉल करेगा डबल वाला। तो इस सिचुएशन में एरर नहीं आएगा। कंपाइल हो गया प्रोग्राम, रन हो गया, और इसमें 30.5 आ गया। सो ये ओवरलोडिंग का पार्ट होते हैं। सेम इफ इसी को अपन यदि डबल्स को भी आपस में चेंज कर देते हैं कि एक डबल और एक इंट है, और ये इंट है और ये डबल है, तो भी ये ओवरलोडिंग हो गई, तो भी ये अलग अलग मेथड हो गए हैं। और इसमें से जो भी एक होगा उसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 30.2। तो इस सिचुएशन में कौन सा कॉल हुआ, जैसे ही 30.20 और 20 है, तो जिसमें डबल पहले है ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ना कि ये वाला। सो ये पार्ट होता है अपना मेथड ओवरलोडिंग का। ये समझ में आया मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? इसमें कोई क्वेरी है मेथड ओवरलोडिंग में? कोई भी बोल सकता है, मतलब समझ में आ गया, या मैसेज कर दो यार कि मतलब इसको ये क्लियर है, क्योंकि इसके बाद में फिर अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है मैम। सो अब अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम कंसेप्ट होता है, ठीक है, बट अपन जैसे कल कंस्ट्रक्टर के साथ कर रहे थे, हमें वो करना होता है। सो ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर क्या पार्ट आता है कि आप पहली चीज तो रिटर्न टाइप नहीं होता किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर, है ना, ठीक है। तो अब डेमो सी का कंस्ट्रक्टर होगा डेमो सी ही। अब इसमें रिटर्न टाइप नहीं होगा, हमेशा याद रखना। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में होते हैं सिर्फ पैरामीटर्स। कि मान लीजिए हमने तीन बनाया, तो या तो उसमें एक ब्लैंक कर दो, ठीक है, एक इंट ए इंट बी कर दो,
ठीक है, तीसरे के अंदर पैरामीटर्स के वही रूल्स होते हैं जो कि मेथड ओवरलोडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, सो ये तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। एक बार से अपन प्रिंट कर देते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। नहीं, मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में आएगा, वो अलग चीज होती है, ये नहीं होता। डिफॉल्ट। सो हमने फर्स्ट वाला कॉल किया है जिसमें 3 पैरामीटर पास किए हैं। सेकंड वाला डिफॉल्ट वाला जिसमें एक भी पैरामीटर पास नहीं किए हैं। और थर्ड वाला जिसमें 2 पैरामीटर्स पास है। हाँ, एक्सटेंड वगैरह सारा पार्ट इनहेरिटेंस के अंदर आएगा, एक्सटेंड वगैरह तभी ओवरराइडिंग होती है उसमें। ऑब्वियसली नो, सॉरी, थर्ड वाले का नेम भी C1 से C3 करना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 पैरामीटर वाला कॉल हुआ, 3 पैरामीटर वाला आउटपुट आ गया। ठीक है, जब डिफॉल्ट कॉल हुआ डिफॉल्ट आउटपुट आ गया, और 2 पैरामीटर वाला आया तो 2 आ गया। ठीक है, सो जिस तरीके से हम मेथड को ओवरराइड करते थे उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को करते हैं, बट मेथड में रिटर्न टाइप नहीं होता तो रिटर्न वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम इनिशियल वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी हम कुछ वैल्यूज को पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट, कि अच्छा इस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसी एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट का जो इनिशियलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। सो ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी क्लियर हुआ, या इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं?